नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश के बाद आज हम मौजूद हैं हरियाणा के फरीदाबाद में। ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में एमएसएमईज मौजूद हैं। बदलते दौर में हम साल 2024 में ग्रोथ को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी है, इस पर फोकस करेंगे। वहीं नई संभावनाओं के बीच नई कुछ स्कीम्स आई हैं, उसका भी हम जायजा लेंगे। साथ ही जो वोट ऑन अकाउंट आने वाला है, उसको लेकर इंडस्ट्री की किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं, इसको भी हम चेक करेंगे। आज के सेशन में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम अतीश कुमार सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी एमएसएमई। सर थैंक यू, आपका शुक्रिया। साथ ही मौजूद हैं राजीव चावला जी, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया। थैंक यू। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथ ही तपन शर्मा साहब, बिजनेस हेड SME, दिल्ली सर्कल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। साथ ही हमारे साथ शहर के खास एंटरप्रेन्योर्स भी रहेंगे। हम उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे उनका क्या नज़रिया है। पर उससे पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आइए हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। अतीश साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सर, हम देख रहे हैं एमएसएमईज पर काफ़ी फोकस रहा है। एमएसएमईज इकोनॉमी की बैकबोन है और कई मोर्चों पर काफ़ी मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमने देखा है रैंप के अंडर कई नई स्कीम्स उतारी गई हैं। टू बी प्रिसाइज 3 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जिसमें हमने देखा है गिफ्ट स्कीम है, साथ ही स्पाइस स्कीम है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिलेड पेमेंट्स को लेकर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात है। तो शुरुआत हम आपसे डिलेड पेमेंट्स पर ही करना चाहेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को ये बता सकें इसकी बारीकियों के बारे में, क्योंकि डिलेड पेमेंट्स उद्यमियों के सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शामिल रहता है, तो इसकी अगर आप कुछ बारीकी बता सकें और ये किस तरह से एग्जैक्टली वर्क करेगी। देखिए, रैम्प प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं। डिलेड पेमेंट्स में मैं बीच में बताऊंगा आपको, मगर पहले ये बताएंगे कि रैम्प प्रोग्राम एक वर्ल्ड बैंक के सहायता से हम लोगों ने लोन लेके एक 6,000 करोड़ का भारत सरकार का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के 2 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये है कि आप सिनर्जीज इन द डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ द सिस्टम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट एसोसिएशंस हो, पीपल हु आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ NGOs एंड अदर प्राइवेट प्लेयर्स, उस सब में सिनर्जी लाके एक कोजेंट और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बनाया जाए, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, टाइम और मनी वेस्ट ना हो और एकदम सटीक और ज़बरदस्त निशाने पे हम लोग काम करें। इनफैक्ट जो सेंट्रल डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके बीच में भी बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। सो दैट इज़ ऑल्सो, आई मिस दैट। उसमें भी काफ़ी सारे मंत्रालय हैं जो MSME स्पेस में ऑपरेट करते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो या माइंस हो या फूड प्रोसेसिंग हो, उनकी भी तमाम पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी सिनर्जी लाने की ज़रूरत है। सो रैम्प का एक ये बड़ा उद्देश्य है कि एक जो भी हम लोग सरकार की तरफ से प्रोग्राम्स बनाएं, पॉलिसीज़ बनाएं, रिफॉर्म्स करें, नया तकनीक और नया सुविधाएं आप लोग को दें, वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो और एक सस्टेनेबल और एक ऐसी चीज़ बने जो एकदम लास्ट माइल तक डिलीवरी सटीक तरीके से हो जाए। अब उसमें आपने जो डिलेड पेमेंट्स की बात की, देखिए डिलेड पेमेंट्स के अंदर रिसीवेबल फाइनेंसिंग का ये सारा मामला है। रिसीवेबल फाइनेंसिंग में किसी रिपोर्ट के अनुसार को 10 से 12 लाख करोड़ का पैसा फंसा हुआ है। इस पैसे को कैसे अनलॉक करना है, ये एक चैलेंज है MSME के पास। तो इसके अंदर तमाम सोल्यूशंस अवेलेबल है। उसके अंदर ट्रेड्स एक इम्पॉर्टेंट, तो हमने देखा है कई तरह के इसमें प्रयास किए गए हैं। लास्ट बजट में भी हमने देखा था जो MSME की पेमेंट्स हैं सेक्शन 43B में के एम्बिट में लाया गया और ये कहा गया तभी डिडक्शन अलाउड होगी जब एक्चुअली पे किया जाएगा। इसके अलावा भी कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये जो भी लेटेस्ट स्टेप लिया गया है, अगर आप इसके बारे में बता सकें एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करेगा। इस मुहिम में बता रहा हूँ आपको, तो इसके अंदर तमाम तरह के सोल्यूशंस अवेलेबल हैं और इन सब ऐसा नहीं है कि ये एकदम फाइनलिटी इसके अंदर अचीव कर ली गई है। ये एक फॉरवर्ड अपवर्ड मूविंग टाइप ऑफ चीज़। अभी जो ट्रेड्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, 3 अभी लाइसेंसेस इशूड हैं, चौथा लाइसेंस RBI ने भी दे दिया, एक और प्लेयर उसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर इश्यूज़ हैं, रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। और एक नया चीज़ है ट्रेड्स 2.0। अब ट्रेड्स 2.0 को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सेक्टर के सामने। तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रेड्स को आप एक अपनी स्पेस में ऑपरेट करता है। ट्रेड्स को इंटरऑपरेबल बनाना है, जेम्स के साथ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ इंटरऑपरेबल बनाना है। ट्रेड्स को सरसाई के साथ इंटरऑपरेबल बनाना है। ट्रेड्स को दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटरऑपरेबल बनाना है। तो ये अलग काम चल रहा है इसके अंदर। हम आपके पास लौट कर आते हैं। पर राजीव जी, हम अब बात करें 24 की, तो ग्लोबली तो काफ़ी अनिश्चितताएं हैं।
कई तरह की अनसर्टनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी में हमने देखा दमखम भी देखने को मिला है। तो ऐसे में एमएसएमईज़ को इन नई संभावनाओं को टैप करने के लिए किस तरह से गेयर अप करना पड़ेगा? ये जो दशक है, पूरा दशक, ये लगातार भारत और भारत के एसएमई सेक्टर और बिजनेसेस के लिए है। Right. और एक ही चीज़ कहना है, इस वर्ष में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, टर्मोइल्स हो रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है आप अप्स डाउन्स पूरे वर्ल्ड में देखें, अपनी इकोनॉमी में या स्टॉक मार्केट में देखें, लेकिन यदि आप अपने कोर बिजनेस में, कोर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस एक वर्ष की मेहनत अगले 10 वर्ष तक आपको फल देगी। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सभी एंटरप्रेन्योर्स फोकस करें अपने कोर एरिया, कोर बिजनेस, उसकी ग्रोथ में। तो आगे कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं, ऐसे में बैंक किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहा है और कैसे इसको एक्सेलरेट किया जा सकता है? क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे थे, एक ही वर्किंग साइकिल है और इसमें स्पेसिफिकली जो पेमेंट्स में देरी होती है उसमें लार्ज कॉर्पोरेट्स भी हैं, उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनकी वजह से पेमेंट्स में देरी होती है। एज अ रिजल्ट जो डेट को सर्विस करना टाइमली उद्यमियों के लिए कई बार बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। इसमें अगर आप बता सकें बैंक्स की तरफ से कैसे उन्हें हैंड होल्ड किया जा रहा है, कैसे या सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो इन मौक़ों को भुना सकें? देखिए, बैंक्स के लिए ऑब्वियसली एमएसएमई हमेशा प्रायोरिटी एरिया रहा है, गवर्नमेंट का भी रहा है और बैंक का भी रहा है, और आज के एमएसएमई ही कल के लार्ज कॉर्पोरेट हैं। तो बैंक इसको एमएसएमई से जुड़ने को अपना बहुत ही मेन फोकस एरिया में हमेशा रखता है। और जब भी कभी एमएसएमई कस्टमर जो अपनी बिज़नेस को जेन्युइन तरीके से चलाता है और बैंक इस चीज़ को अच्छे से समझता है कि किसी भी बिज़नेस में अनिश्चितताएं हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ सकता है। मान लीजिए हमारा कोई रिसीवेबल है जो किसी कंपनी को हमने दिया हुआ है, उस केसेस में भी केस टू केस बेसिस पे बैंक उसके लिए आपके रिसीवेबल का कवर पीरियड, जिसके अगेंस्ट में हम कहते हैं ड्रॉइंग पावर देना जो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए, वो भी कंसिडर किया जाता है। पर्टिकुलरली अगर वो किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू या किसी मेजर कंपनी के ऊपर है और वो जो रिसीवेबल है वो रिकवरेबल है, मतलब उसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है कि वेयर वी फील दैट कि उसकी रिकवरी ही डाउटफुल है, अगर वो रिकवरेबल है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बिल्कुल बैंक केस टू केस बेसिस पे कंसिडर करता है कि हम उसका पीरियड बढ़ा दें। राजीव जी, आप बताना चाहेंगे आपको किस तरह का फीडबैक मिलता है इस पर? और सेकेंडली, आप एनपीए क्लासिफिकेशन जो अभी प्रेजेंट नॉर्म्स हैं, क्या उसको भी रिविजिट करना चाहिए क्योंकि ये इश्यूज इसमें काफ़ी रहते हैं? हाँ, मैं पहले एनपीए नॉर्म्स के लिए कह देता हूँ कि 3 महीने अगर स्टॉक स्टेटमेंट जमा नहीं हुई तो एनपीए हो गया 90 डेज। हाँ, 90 डेज मुझे लगता है ये बहुत ही कम है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, वो कभी ट्रैवल करते हैं, कभी बीमार भी हो सकते हैं, किसी वजह से छोटी मोटी दिक्कत आ भी जाती है, उनको पैसा अरेंज करने में वक्त लगता है। तो एक एसएमई के लिए इट्स नॉट अ लार्ज कॉर्पोरेट, उसके पास बहुत से हाथ, बहुत से दिमाग, बहुत बड़ी टीम्स नहीं हैं, तो 3 महीने का समय तो पता भी नहीं चलता। और एनपीए का मतलब है कि अब उसको कोई भी और बैंक, कोई भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन न टेक ओवर करना चाहेगा, न कोई सपोर्ट करना चाहेगा। तो एक ब्लैक मार्क लग गया, आपने रेड फ्लैग लगा दिया। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर को समय दिया जाए। सेकेंड चीज़, बैंक आज भी मैं देखता हूँ प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को हम देखते हैं अपना कभी किसी बिजनेस में दिक्कत आई तो एक घर बेच के लोन दे दिया या ज़मीन बेच के लोन चुका दिया, कार बेच के। तो वो एनपीए न हो, अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक लगे, इसलिए वो जल्दी लोन कभी कभी चुकाना चाहता है, लेकिन बैंक्स प्रीपेमेंट पेनल्टीज़ चार्ज करते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही हट जाना चाहिए। सर, आप हमें अतीश जी ये बता सकें, ये स्पेसिफिकली जहाँ तक ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने की बात हो, अब हम नए दौर की बात कर रहे हैं और सर्कुलर इकोनॉमी पे खास करके इन स्कीम्स का थ्रस्ट है, इसके बारे में आप बता सकें आगे चलते हुए एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं इसमें अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी भागीदारी और मजबूत करने के लिए कई तरह के स्टेप्स लेने हैं, इन स्कीम्स के ज़रिए वो कैसे इसको और बल दे सकते हैं? 2 रैम के अंदर नए स्कीम बनाए गए हैं। एक गिफ्ट स्कीम है, जैसे उन्होंने बताया, कोई 490 करोड़ की स्कीम, और एक स्पाइस, दैट इज स्कीम फॉर प्रमोशन फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। एंड सर, फर्स्ट टाइम की सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर स्कीम आई है? जी हाँ, तो ये भी एक, जैसे आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में पहली बार कोई स्कीम अगर सर्कुलर इकोनॉमी बनाई है तो ये इसी रैम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने बनाई है। और स्कीम ऑलरेडी कुछ 10-15 दिन पहले हम लोगों ने मंत्री जी से लॉन्च करवाई है।
तो इन दोनों स्कीम्स का आइडिया यही है कि हाउ टू गेट इनटू दी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि नए चैलेंजेस आ रहे हैं। पुराने चैलेंजेस, ट्रेडिशनल चैलेंजेस को तो गवर्नमेंट टैकल करने के लिए तमाम स्कीम बनाई है, बट नए चैलेंजेस के लिए नया आपको सोच चाहिए, नए पब्लिक प्रोडक्ट्स चाहिए, नया सिस्टम्स चाहिए। तो यही है, उसी सोच को लेके ये दो नई स्कीम्स बनाई हैं, ताकि जैसे गिफ्ट स्कीम के अंदर हम लोगों ने कोई 800 टेक्नोलॉजीज़ आइडेंटिफाई कर रखी हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये 800 टेक्नोलॉजीज़ आर कट इन स्टोन, दिस इज़ अ डायनामिक काइंड ऑफ अ लिस्ट। इसको बढ़ाते रहेंगे एज वी ग्रो अलॉन्ग। तो 800 टेक्नोलॉजीज़ के अंदर गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन और रिस्क कवरेज दी गई। और जो स्पाई स्कीम है दैट इज़ प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये दो तरह के अभी नए पब्लिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तपन साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें हैं इंडस्ट्री की, उसको लेकर आपका क्या आंकलन है? स्पेसिफिकली जहाँ तक कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग है उस पर क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो, क्योंकि एक उभरता हुआ मॉडल है। नहीं, बिल्कुल जिस तरह के ओरिजिनल हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम प्रोजेक्टेड टर्नओवर कह लीजिए या हमारे जो इन्वेंट्री की लेवल्स हैं उसके बेसिस पे, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम विद इन द बैंकिंग ऑल्सो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द कैश फ्लो। और कैश फ्लो में जैसे वन ऑफ द ट्रेड्स है, उसके अलावा सप्लाई चेन फाइनेंस। आने वाले समय में मुझे लगता है 2-3 साल में ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। सप्लाई चेन फाइनेंस में चाहे वेंडर फाइनेंस का स्कीम हो जो कि सिमिलर टू ट्रेड्स है, चाहे उस पर डीलर फाइनेंस की स्कीम हो, और बैंक ने भी इंटरनली अपने एनालिसिस या जिस एनालिटिक्स का यूज़ करके आपके जीएसटी रिटर्न, आपका बैंक में ट्रांजेक्शन का रिटर्न उस तरह से क्रिएट करके इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लिया है विच वी कॉल है बिजनेस रूल इंजन। वो अभी एक सर्टेन लिमिट तक बैंक ने इंप्लीमेंट कर दिया है, इफ यू टॉक अबाउट इट। तो उसमें सिर्फ दीज 3 डेटा विच विल बी इनपुट एंड ऑल द डेटा विल बी टेकन डायरेक्ट सिस्टम से, वो कैच करेगा CIC की रिपोर्ट्स, आपका इरेगुलर की रिपोर्ट, एंड दैट इट विल थ्रो अवे कि आपकी इस कैश फ्लो के बेसिस पे आपकी प्री सेंक्शन इतनी लिमिट बनती है। राइट सर। और अभी जो हम राजीव जी जिस तरह से बात करें, डिफरेंट स्कीम्स आ रही हैं नए दौर के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि MSMEs इन स्कीम्स को अवेल करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आएँ। अगर रजिस्ट्रेशन है उद्यम, तभी वो गवर्नमेंट स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसी में उनका बेनिफिट भी है। ये आंकड़े भी हम देखते हैं जो उद्यम के ऑलमोस्ट 3 करोड़ प्लस हैं, और जो उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म था उसके भी 1 करोड़ 15 लाख के आसपास ये आंकड़े हैं। तो ये आप बताइए, ये रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है? देखिए, रजिस्ट्रेशन तो दोनों तरफ का फ़ायदा है। सरकार को ये फ़ायदा होता है रजिस्ट्रेशन का कि सरकार को पता चलता है कि कितने उद्यमी हैं, किस ट्रेड में हैं, क्या काम कर रहे हैं, उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएं, उसके हिसाब से सरकार पॉलिसीज़ बना सके, स्कीम्स बना सके, इंसेंटिव कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, मैपिंग कर सके कि किस क्षेत्र में किस तरह के उद्यम ज़्यादा हैं, महिलाएं कितनी हैं, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह। और उद्यमियों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज बहुत से लॉज, जैसे आप देखें 3 कानून हैं जो आपकी पेमेंट प्रोटेक्ट करते हैं। 6 महीने में यदि पेमेंट नहीं हुई तो GST का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। सेकंड, जो अभी इनकम टैक्स मैंने 43B में चेंज किया, अगर 45 डेज़ में अगर आपकी पेमेंट है एज़ पर एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई तो आपके बायर का सारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपकी रजिस्ट्रेशन है, और अगर आपके बिल के ऊपर आपने अपना MSME का उद्यम लिख दिया है तो एक बायर के लिए भी क्लैरिटी है कि ये MSE है, उसको ये पेमेंट देनी ही देनी है। वरना बायर के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ये जजमेंट है कि अगर बायर को पता ही नहीं है कि आप MSE हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 15 दिन में वो पेमेंट देगा। और अब हमारे साथ इस शहर के कुछ खास उद्यमी मौजूद हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि उनका क्या नज़रिया है, वो क्या कहना चाहते हैं। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। जी, आप बताएं। See, I have a very important concern. The section which Rajiv ji was telling in income tax has been brought into practice, 34B for income tax. 43B. 43B. Yeah. If the payments are not made, they will be disallowed. And GST credit input if payments are not made beyond 6 months. See, there is a very big flaw in this. The flaw is what the buyer does, they issue a check to the supplier and debit to the account and keep the check into the reconciliation. Payment made to supplier, but checks are under the clearance. And into their balance sheet, it comes as if the payment has been released. My own more than 5 crore rupees is there outstanding, which is more than 180 days. With the companies who are doing very well, they misuse the micro, small and MSME industries.
अभी इसमें 2 फ्लॉज है। एक और भी फ्लॉ है कि अगर आपने अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर में कोई पेमेंट डिले की, अभी वो ट्रैक नहीं हो रही है, क्योंकि बैलेंस शीट साल में एक ही बार बनती है, 31 मार्च की पेमेंट ट्रैक होगी। सेकेंड चीज़, अभी आप बताया था कि 31 मार्च को हो सकता है कोई चेक बना दे और आपको हैंड ओवर ना करे, तो लेट अस से पहली बार मैक्सिमम वो 2 महीने ही लाइफ है चेक की जो लाइफ है वो 2 महीने ही है, तो इन एनी केस वो 31 मई से पहले तो क्लियर होना ही होना है। सेकेंड चीज़, अब ये डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर जब स्क्रूटिनी में केस आएगा तो वो क्या स्टैंड लेता है। जो हमारी एग्जिस्टिंग आज क्रेडिट फैसिलिटी बैंकों में चल रही हैं, ज़्यादातर क्या है, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड बुक डेट्स। अब स्टॉक्स के अंदर क्रेडिटर जो हैं, जैसे राजीव जी ने बताया, उसको माइनस कर देते हैं। बुक डेट्स भी 90 डेज से ऊपर होंगे तो वो भी माइनस हो जाएंगे। तो अंदाज़ा लगाइए जो आपके क्रेडिटर्स हैं उसमें आपको डाइज एंड टूल्स भी बनानी पड़ी, टूल रूम में भी लगे, टूल डिज़ाइन में भी लगे, प्रेस शॉप पे भी लगे और कई जगहों पे भी लगे, तो आपकी ड्राइंग पावर जो है निल होती है एंड आप बेसहारा बन जाते हैं। ओके सर। तो व्हाई नॉट सिक्योर्ड ओडी लिमिट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। जो बैंक अपने डीपी कैलकुलेशन करता है दैट इज़ गवर्न बाय द रेगुलेटर, कि सपोज हमारे पास स्टॉक्स है, हमारे पास रिसीवेबल्स हैं, फिनिश गुड्स है, ये हमारी इन्वेंट्री है, इन 3 के ऊपर में ड्राइंग पावर बनती है। उसमें से सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब जिसके लिए हमने पेमेंट नहीं किया, उसको माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद कंपनी का मार्जिन जो भी 25% और बाकी आपकी ड्राइंग पावर। सन्ड्री क्रेडिटर को जब हम माइनस करते हैं तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम आपका कोई भी प्रोजेक्शन का लिमिट एसेस करते हैं कि एक्स अमाउंट का हमारा टर्नओवर होगा, ये मेरे एसेट्स की इन्वेंट्री होल्डिंग होगी 1 महीने 15, ये इतने करोड़ की, और इतने मेरे क्रेडिटर होंगे, तो उस क्रेडिटर को हमने पहले फैक्टर इन कर लिया है, उसके बाद हम लिमिट पे अराइव करे हैं, तो उतने अमाउंट तक आपका सन्ड्री क्रेडिटर ड्राइंग पावर में बाहर नहीं होगा। लेकिन 3 करोड़ से ऊपर मान लीजिए क्रेडिटर ही 8 करोड़ हो गए और इन्वेंट्री 10 करोड़ की है, तो तब तो फिर उसको पोर्शन को निकालना पड़ेगा। सो ये इस चीज़ को बैंक को आप समझा सकते हैं, बैंक भी इस चीज़ को संज्ञान में लेता है। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। हम मौजूद हैं फरीदाबाद में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी ये जो Z स्कीम है, इसमें जो विमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए क्या ये पूरा कंप्लीटली इसको 100% फ्री कर दिया है? फ्री कर दिया। अभी कुछ 15 दिन पहले अनाउंसमेंट हमने किया है जी। ये कंप्लीटली फ्री है फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली मतलब अपना आप वेस्टेजेस को रिड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, उसके लिए विमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स जो एंटरप्राइजेस हैं उनको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है कंप्लीटली। जी, पूरा सर्टिफिकेशन 100% फ्री। 100% फ्री है। आप रजिस्ट्रेशन से घबराएं नहीं। रजिस्ट्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फॉर्मल सिस्टम में आना, you are, the benefits are more than the losses which you think you are going to incur. Most of your losses or most of your fears, आपके जो fears हैं वो ज़्यादा they may be real but most of them are imagined. और जो आपको फॉर्मल सिस्टम में आने से जो फ़ायदा होने वाला है वो आपके इन फेयर से तमाम 10 गुना आगे। मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। आपको जो आप अपनी परेशानियों से, अगर आपको लोन नहीं मिलता, अगर आप फॉर्मल सिस्टम में नहीं हो, आपको अपने मार्केट जो प्रोड्यूस करते हैं उसको मार्केटिंग करने में इतनी समस्या आती है, तमाम दूसरे तरीके से रास्ता पकड़ना पड़ता है, आपको क्वालिटी अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ानी है, वो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट के अंदर सारा सिस्टम बना रखा है आपको मदद करने के लिए। और आपको ना ही वो सिर्फ फैसिलिटेट ही नहीं करता, आपको इंसेंटिवाइज करता है थ्रू सब्सिडी, थ्रू टैक्स बेनिफिट्स एंड अदर वेज। राइट। तपन साहब, आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बैंक ने अपने लेवल पे लगभग 150-160 के आसपास क्लस्टर्स अपने भी बना रखे हैं, गवर्नमेंट के हैं उसके साथ में, जिसमें हमने स्पेसिफिकली कुछ इंटरेस्ट बेनिफिट हो चाहे और किसी तरह का उस पर्टिकुलर एरिया को फंडिंग करने के लिए प्रोडक्ट बनाए हैं। तो MSME कुल मिलाकर आप ये भी चीज़ से नहीं घबराएं कि बैंक कोलेटरल फ्री लोन नहीं देता है। ये परसेप्शन कई बार हो भी सकता है आपके एक्सपीरियंस रहे हों, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी बहुत बैंक अपने में इस तरह का बदलाव ला रहा है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके अकाउंट से उससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करने से होने में एक जो डिजर्विंग आपका क्रेडिट लिमिट है वो डिराइव हो और टाइमली फाइनेंस आपको मिल सके। राइट। अजीत जी, चलते हुए लास्ट वर्ड आपसे लेते हैं। ये इलेक्शन ईयर है और इस बार बजट वोट ऑन अकाउंट होगा, तो उससे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं?
तो आज हम कंप्लायंसेस, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और बिजनेस एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी, सिर्फ इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान देंगे, बिजनेस केवल आगे बढ़ेगा। और उसको एक ही चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे मैंने बताया, वो हमारी अपनी गलती। राइट सर। और अब हमारे साथ इस शहर के कुछ खास उद्यमी मौजूद हैं। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। जी, आप बताएं। We recently went to SIDBI for subsidies for our machinery. We are expanding our business, and for the new plant, we wanted machinery to be purchased. So they told us that the subsidies are currently blocked from the ministry itself, and we are not able to avail these subsidies. So I just wanted to understand, like, my company is not falling under maybe the list that you mentioned, and in that case, we cannot wait that the scheme is now blocked, it is now open, and then we have to plan our expansion in that ways. So how does government take that forward? For the purposes of circular economy and green adoption of green technologies, ये स्कीम तो खोल दी गई ना। अभी आपको बताया मैंने, 15 दिन पहले ही मंत्री जी ने इनका उद्घाटन किया है। तो ये दोनों स्कीम आप पढ़ें, आप उसके अंदर आप देखें, आपका जो आपके रिक्वायरमेंट है उसमें फिट बैठ रही कि नहीं बैठ रही है। बैठती है तो ज़रूर उसको अवेल करें। अगर आपको लग रहा कुछ समस्याएं तो हमारे को बताएं, उसको हम लोग ठीक करने को भी तैयार हैं। इसके अलावा अगर आप Z सर्टिफाइड MSME है, आपको तमाम सब्सिडी मिलेगी। आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी, फ्रेट सब्सिडी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिल रही है, वाटर पे सब्सिडी मिल रही है, कुछ स्टेट्स में ये स्टैम्प ड्यूटी पे सब्सिडी है, कुछ स्टेट्स ने रेलवेज़ ने इसमें पार्सल पे 40% ऑफ कर रखा है अगर आप Z सर्टिफाइड MSME है। मेरी एक क्वेरी है रिगार्डिंग सब्सिडीज़। जो हॉट रोलिंग मिल के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके दो पेन एरियाज रहते हैं। वन इज़ हायर फ्यूल कॉस्ट एंड द सेकेंड इज़ पोल्यूशन। तो अगर हम किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ टाई अप करते हैं टू ब्रिंग फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर आवर क्लाइंट्स एंड टू ब्रिंग पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स, तो क्या हमारे क्लाइंट के लिए कोई प्रोविज़न है फॉर सब्सिडीज़? इसी में तो मैम ये दो स्कीम हम लोगों ने बनाई है ना, जो ग्रीन गिफ्ट स्कीम और जो स्पाइस स्कीम है। दिस इज एग्जैक्टली फॉर दिस काइंड ऑफ technology upgradation and adoption of green systems and adoption of circular economies. So presently जैसे मैंने आपको बताया 800 टेक्नोलॉजीज़ की एक लिस्ट बनी हुई है जो BEE से और एक जायका से मिला के बनाई गई है। मगर आपको अगर लगता है कि उस 800 की लिस्ट में नहीं है तो ज़रूर हमको बताएं, उसको कंसिडर कर सकते हैं। राइट साहब। तो ये एक बदलता दौर है। हम उम्मीद करते हैं ये जो नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं लोकल टू नेशनल टू ग्लोबल चेन में, उसके लिए MSMEs गेट अप करेंगे और कदम आगे बढ़ाएंगे और अपना अगला कदम पिछले कदम से बेहतर रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अतीश कुमार सिंह साहब, जॉइंट सेक्रेटरी MSME, आपका शुक्रिया। राजीव चावला जी, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया, आपका भी धन्यवाद। और तपन शर्मा जी, बिजनेस हेड SME दिल्ली सर्कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, धन्यवाद। तो SME एक्सप्रेस के फरीदाबाद राउंड से अभी के लिए इतना ही। सभी स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक और मेजर MSME सेंटर में। फिलहाल नमस्कार।